हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो और कुछ विद्यार्थी हो सकता है कि इसको थोड़ा सा मजाक के नजरिए से देखते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी वास्तव में तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों को पता होता है कि कंपटीशन के अंदर हो सकता है कि बहुत सारे लोग जब ऑफलाइन के अंदर बैठे होते हैं तो टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं ऐसे टॉपिकों को, या फिर बहुत ज्यादा डीपली अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं और वो कुछ मेन मेन लाइन लिख के वहां पर छोड़ दी जाती है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यह बता दूं कि पिछले जो विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहा होगा, तो एक बार मेरे कहने से जब आप पिछले पेपर देखोगे ना, तो शायद जहां तक मेरा मानना है पिछले पेपरों में टेस्टेस या विर्सन से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोस्तों। जी हां, बिल्कुल एकदम सटीक बात मैं आपको बता रहा हूं। 25 से 30 क्वेश्चन टेस्ट या बिरसन से पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, मैं बहुत ज्यादा टाइम खराब भी आपका नहीं करूंगा। वो महत्वपूर्ण चीजें आपको 15 से 20 मिनट के अंदर बताना चाहता हूं जो टेस्ट या बिरसन से रिलेटेड होती है। जो विद्यार्थी साइंस के हैं उनको भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर एक भी अच्छा क्वेश्चन सही हो जाता है तो समझ लीजिए सीधे सीधे 2 नंबर का फायदा होता है, और अगर वो गलत हो जाता है तो पॉइंट 33 और लेके जाएगा साथ में। तो इसलिए इस टॉपिक को आप धैर्य के साथ पढ़िए, थोड़ा सा आपको समझने में समय लगेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो मेन टारगेट है वो है टेस्ट या विर्सन के बारे में क्वेश्चन तैयार करना। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, टेस्टिस या विर्सन जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे नर जनन तंत्र का एक भाग है, ये आप बेहतर से जानते हो। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक होता है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उस प्रजनन तंत्र में हम पढ़ते हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान से सुनना दोस्तों, जब हम नर जनन तंत्र वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उस नर जनन तंत्र मतलब मेल वाला पार्ट, तो नर जनन तंत्र के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं जो इस नर जनन तंत्र को बनाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो नर जनन तंत्र जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ये बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे टेस्टिस या वृषण हो गए, वृषणों के चारों ओर वृषण कोष होते हैं। इसके बाद में अधिवृषण होते हैं, शुक्र वाहिनी होती है, शुक्राशय होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों काउफर्स ग्रंथि होती है, और इसके बाद में हमारा पेनिस होता है और मूत्र मार्ग होता है। मतलब ये सभी अंग मिलकर आपका नर जनन तंत्र वाला पार्ट बनाते हैं। ये सभी अंग मिलकर नर जनन तंत्र वाला पार्ट बनाते हैं, और इन सभी अंगों में से हम टेस्टिस या वृषण को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मान रहे हैं दोस्तों? ये टेस्टिस या वृषण जो है, इसको हम वास्तव में ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं। नंबर एक, टेस्टिस या वृषण को हम प्राथमिक जननांग की संज्ञा देते हैं, बाकी सभी को बोलते हैं सहायक जननांग। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ये जो टेस्टिस या वृषण जो होते हैं, इनको हम प्राथमिक जननांग की संज्ञा देते हैं, बाकी सभी सहायक जननांग में काउंट किए जाते हैं। सर, इसको हम प्राथमिक जननांग क्यों बोलते हैं? भैया, इसको प्राथमिक जननांग इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर टेस्टिस या सॉरी यहां पर स्पर्म या शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। हमारे वृषणों के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसलिए हम इसको प्राथमिक जननांग कहते हैं। बाकी सभी जो है किस में काउंट होते हैं? सहायक जननांग में काउंट होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है? निम्न में से प्राथमिक जननांग है, निम्न में से प्राथमिक जननांग है, तो आपका सीधा सीधा जवाब जाएगा टेस्टिस या वृषण। अब मैं आपको आज की इस क्लास के अंदर केवल हम चर्चा करेंगे टेस्टिस या वृषण के ऊपर, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं एक एक करके मैं क्लियर करूंगा। दोस्तों, ये इसकी और इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे।
एक ये डायग्राम बहुत ही अच्छा नजर आ रहा होगा दोस्तों। हमारे वृषण से लगातार शुक्राणु बनते जा रहे हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होता है प्यारे विद्यार्थियों। हमारे टेस्टिस या वृषण के अंदर स्पर्म शुक्राणु बनते हैं, इसीलिए तो हम इसको प्राथमिक जननांग की संज्ञा देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस डायग्राम से आप बेहतर से समझते होंगे कि यहां से स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। हमारे टेस्टिस या वृषण के अंदर लगातार शुक्राणु बनते हैं, इसलिए हम इसको प्राथमिक जननांग कह रहे हैं दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ मेन चीजें जो है वो यहां पे नोट करवा देता हूं। कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं वो चीजें मैं आपको नोट करा देता हूं। ध्यान से सुनना दोस्त, बिल्कुल कोई आलतू फालतू वाली लाइन नहीं लिख के हम एकदम सेलेक्टेड और सटीक लाइन लिख रहे हैं। सबसे पहली चीज प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं हमारे टेस्टिस या वृषण के बारे में। टेस्टिस या वृषण के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो यदि पूरा देख लिया ना तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली चीज एक एक करके मैं पॉइंट बाय लिख रहा हूं। पहला पॉइंट, मनुष्य में एक जोड़ी, क्लियर है, मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। पहली लाइन, पुरुषों में एक जोड़ी टेस्टिस या क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं, ये क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो हमारे अंदर ये जो टेस्टिस या वृषण जो है 7वें माह में, गर्भकाल की बात हो रही है, गर्भकाल के 7वें माह में टेस्टिस या वृषण उदर गुहा के बाहर आ जाते हैं, उदर गुहा के बाहर आ जाते हैं। बड़ी काम की लाइनें सुनिए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको बता दूं, शुरुआत में ये जैसे हमारा ऐसे समझ लीजिए ये पार्ट है, ये उदर गुहा के अंदर, ये उदर गुहा के बाहर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत में जब भ्रूण का विकास होता है, जब भ्रूण का विकास होता है उस समय टेस्टिस या वृषण जो है ये उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं। जब हमारे वृषणों का निर्माण होता है तो प्यारे विद्यार्थियों ये वृषण उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं, लेकिन 7वें माह में ये टेस्टिस या वृषण जो है ये उदर गुहा के बाहर आ जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, टेस्टिस या वृषण जो है ये उदर गुहा के बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में। फाइनली 7वें माह के बाद ये टेस्टिस या वृषण जो है ये उदर गुहा के बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे शरीर का जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। मनुष्य एक समतापी प्राणी है और हमारे शरीर का जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। और 37 डिग्री सेल्सियस पर स्पर्म या शुक्राणुओं का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उनका विकास नहीं हो सकता, उनका परिपक्व नहीं हो सकता। बड़ी काम की लाइनें, ध्यान से सुनना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करनी है और शेयर भी करनी है। और लाइव बैच अगर आर्ट साइंस का पढ़ना है तो डावरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन पर आप साइंस का लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों हमारा लाइव बैच चल रहा है डावरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन के ऊपर। बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और वो पढ़ भी रहे हैं। यूट्यूब पर लगातार क्लास होती है शाम को 8 बजे, एप्लीकेशन पे लाइव बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल शायद इस भारत के अंदर सबसे कम फीस में सबसे अच्छी विज्ञान
आप पढ़ रहे हो डावरा सर से, ये मेरी 100% गारंटी है। तो आप हमारे लाइव बैचों के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो हम एसएससी और रेलवे के लिए स्पेशली साइंस पढ़ा रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वापस आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों अगर ये वृषण उदर गुहा के अंदर रहते, अगर ये वृषण उदर गुहा के अंदर रहते तो हमारे शुक्राणुओं का परिपक्व नहीं होता। ऐसा विज्ञान मानती है कि 37 डिग्री सेल्सियस पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। प्यारे विद्यार्थियों, निर्माण हो भी जाता है तो उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, उनका परिपक्व नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन की वजह से ये ये जो हमारे टेस्टिस या वृषण जो है ये उदर गुहा के बाहर आ जाते हैं, और उदर गुहा के बाहर ये नीचे आ जाते हैं, और इनके चारों ओर, वृषणों के चारों ओर एक संरचना पाई जाती है जिसको आप क्या बोलते हो, वृषण कोश बोलते हैं। हमारे टेस्टिस या वृषणों के चारों ओर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, वृषण कोश। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा माना गया है कि हमारे जो वृषण कोश होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है ये शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और यही वो टेम्परेचर है जो शुक्राणु निर्माण के लिए जरूरी है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे टेस्टिस या जो वृषण है ये उदर गुहा के कहां आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं का बनना, शुक्राणुओं का परिपक्वन होना, उनका विकास, उनका डेवलपमेंट वो शरीर से 2 से 3 डिग्री पर होना है। इसलिए वो उदर गुहा के कहां जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्लियर हो चुकी है ये लाइन। इसके बाद और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको नोट करा रहा हूं। दोस्तों अब हम बात करते हैं टेस्टिस या वृषण के और बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐड करा रहा हूं। सुनिए, ये तो आपको समझ में आया कि टेस्टिस या वृषण जो है वो 7वें माह में उदर गुहा के बाहर आ जाते हैं। चलिए, बहुत सारे ऐसे स्तनधारी जीव भी है, हम भी स्तनधारी है, जैसे ब्लू व्हेल और हाथी की मैं बात करता हूं। दोस्तों तो ब्लू व्हेल और हाथी का जो टेम्परेचर होता है वो शुक्राणु निर्माण के लिए सही है। तो ब्लू व्हेल और हाथी में टेस्टिस या वृषण जो है वो उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, हाथी और ब्लू व्हेल में, हाथी और ब्लू व्हेल भी स्तनधारी है। हाथी और ब्लू व्हेल में वृषण उदर गुहा में पाए जाते हैं, अंदर रहते हैं, मतलब उदर गुहा में पाए जाते हैं। उसका रीजन है कि इनके शरीर का तापमान हमारे तापमान से कम होता है और वो शुक्राणु निर्माण के लिए सही है, इसलिए इनके वृषण जो है वो उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं। एक लाइन और दोस्तों, 2 नाम और मैं बोल रहा हूं, आप उनको अच्छे से सुन लीजिए। 2 नाम और है, चूहा और चमगादड़। ये नाम क्यों बोले जा रहे हैं दोस्तों? चूहा और चमगादड़ की बात कर रहा हूं। ये दोनों जीवों में भी, इनमें दोस्तों टेस्टिस या वृषण जो होते हैं, इनमें टेस्टिस या वृषण जो होते हैं ये मेनली उदर गुहा के अंदर होते हैं, लेकिन स्थायी रूप से नहीं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, शायद पहली बार सुन रहे होंगे बहुत सारे विद्यार्थी। चूहा और चमगादड़ के अंदर ये वृषण जो है ये उदर गुहा में होते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जरूरत के हिसाब से उदर गुहा के बाहर भी आते रहते हैं। जब शुक्राणुओं का निर्माण होना होता है उस समय ये उदर गुहा के बाहर भी आ जाते हैं, और उसके बाद ये वापस उदर गुहा में चले जाता है। ऐसा चूहा और चमगादड़ के टेस्टिस या वृषणों के साथ होता है। जब शुक्राणुओं का निर्माण होना होता है तो ये उदर गुहा के बाहर आ जाते हैं, फिर ये वापस अंदर चले जाते हैं। ऐसा होता है चूहा और चमगादड़ के अंदर। वापस हमारे टेस्टिस या वृषण पे आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब बड़े ध्यान से सुनना।
अब बड़े ध्यान से सुनना कुछ लाइनें, मैं वापस आपको एक इमेज पे लेके जा रहा हूं। दोस्तों, ये एक छोटा सा इमेज है, इसके माध्यम से मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं। हमारे टेस्टिस या वृषण के अंदर, टेस्टिस या वृषण के अंदर लगभग 250 ऐसी पालियां पाई जाती है, ऐसे कोष्ठ पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, हमारे वृषण में, एक वृषण के अंदर ऐसे लगभग 250 कोष्ठ पाए जाते हैं। 250 कोष्ठ पाए जाते हैं। एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि हमारे वृषण की जो अंदर की संरचना है, ये लगभग 250 चेंबरों में बटी हुई है। और प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं चेंबरों के अंदर, बड़े ध्यान से सुनना, इन्हीं चेंबरों के अंदर 3 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है। ये जो चेंबर में बता रहा हूं, इन्हीं चेंबरों के अंदर 2-3 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है, उनको बोलते हैं शुक्र जनन नलिकाएं। बड़े काम का शब्द है शुक्र जनन नलिकाएं। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है हमारे टेस्टिस या वृषण का। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे समझ लो डायरेक्ट, हमारे टेस्टिस या वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। हमारे वृषणों में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों। इनको हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स इनको कहा जाता है, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। क्लियर कर देता हूं कि इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं को टेस्टिस या वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। बड़े ध्यान से सुनना, ये जो शुक्र जनन नलिकाएं है, इन्हीं को वृषण की, इन्हीं को वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है दोस्तों। शुक्र जनन नलिकाएं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इन्हीं को कहा जाता है वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं इन शुक्र नलिकाओं के अंदर और झांकता हूं, ध्यान से सुनना भाई साहब, समझने की कोशिश करिए। चलो एक बार हाथ से बनाऊंगा, उस चित्र में ज्यादा मजा आएगा, जैसा मेरा मानना है। दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं, ये हमारा टेस्टिस या वृषण है। नंबर 1, टेस्टिस या वृषण में पाई जाती है शुक्र जनन नलिकाएं। पहले तो ये पालियां बना लो आप, ये पाली बना लो। हमारे वृषण में लगभग ऐसी 250 पालियां पाई जाती है। और एक पाली में, क्लियर कर दूं, एक नहीं, दो नहीं, तीन, एक पाली में एक नहीं, दो नहीं, तीन, एक पाली के अंदर 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। इस पाली में पाई जाती है शुक्र जनन नलिकाएं। इस पाली में पाई जाती है शुक्र जनन नलिकाएं। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम इस शुक्र जनन नलिका की अनुप्रस्थ काट देखते हैं, इसके और अंदर की चीजें देखते हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इन नलिकाओं में नंबर 1 पाई जाती है नर जर्म कोशिकाएं। ये भी काम की चीज है दोस्तों। नंबर 1, इन शुक्र जनन नलिकाओं में नर जर्म सेल, नर जर्म कोशिकाएं पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों। और इन कोशिकाओं में, बहुत काम की चीज बोल रहा हूं मेरे भाई, इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन की वजह से इन्हीं कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। स्पर्म, शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इनको हम नर युग्मक बोलते हैं। शुक्राणुओं को दोस्तों नर युग्मक कहा जाता है। शुक्राणुओं को दोस्तों नर युग्मक कहा जाता है। तो कभी कभी हम ऐसे ही बोल देते हैं डायरेक्ट, शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है, बोलते हैं वृषण में हो रहा है। अरे अच्छी बात है भाई, अरे शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में तो हो रहा है, लेकिन वृषण में पाई जाती है शुक्र जनन नलिकाएं। इन नलिकाओं में होती है नर जर्म सेल, नर जर्म सेल, और इनमें आपके शुक्राणु बन रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको मैं क्लियर करा दूं, शुक्राणु जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका भी मानी जाती है। शुक्राणु एक कोशिका है,
स्पर्म शुक्राणु एक कोशिका है और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। और यह ध्यान रखना, शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। 23 गुणसूत्र होते हैं, जोड़ी नहीं, जोड़ी नहीं भाई, जोड़ी नहीं। हां, जो आपने सुना है वो सही सुना है। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, आपने सही सुना है। लेकिन शुक्राणु और अंडाणु की कोशिका में केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु में केवल 23, अंडाणु में केवल 23। इसके अलावा हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखना, शुक्राणु में 23 जोड़ी नहीं, केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। नंबर एक। नंबर दो बात भाई साहब, ये जो हमारी शुक्र जनन नलिकाएं है, इन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर ही, इन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर ही दूसरी जो कोशिका होती है उसका नाम है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं दोस्तों, सर्टोली कोशिकाएं। कोई कहता है ना क्वेश्चन गलत हो जाए, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैंने आज कह दिया कि आपका क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। दोस्तों, शुक्र जनन नलिकाओं में है नर जर्म सेल। शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती है सर्टोली कोशिका। क्या करती है ये सर्टोली कोशिकाएं? भाई साहब, ये जो भग भग के शुक्राणु बन रहे हैं, ये जो भग भग के शुक्राणु बन रहे हैं, ओ भाई, ये शुक्राणु बन तो गए, ये शुक्राणु बन तो गए, लेकिन इन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम सर्टोली कोशिकाएं करती है। अरे चीज बन तो गई, दम तोड़ देंगे ये, इनको बहुत दूरी तय करनी है। आपको पता है इनको कहां जाना है, आपको पता है इन शुक्राणुओं को कहां जाना है, वहीं जाना है जहां आप सोच रहे हो। लेकिन अगर इनको एनर्जी चाहिए भाई साहब, इनको पोषण चाहिए, इनको पोषण चाहिए, तो सबसे पहले इनको पोषण देने का काम कौन करती है? सर्टोली कोशिकाएं। नंबर एक, इन शुक्राणुओं को न्यूट्रिशंस या पोषण प्रदान करने का काम सर्टोली कोशिकाएं करती है। आगे भी इनको ऊर्जा मिलेगी। आपको पता होगा, हमारा एक जगह है शुक्राशय। शुक्राशय एक जगह है और वहां से एक पदार्थ निकलता है, उसमें फ्रक्टोज शर्करा रहती है, वो वहां आगे भी मिलेगी इसको ऊर्जा। तो लेकिन सबसे पहले पोषण प्रदान करने का काम सर्टोली कोशिका का है। सबसे पहले पोषण प्रदान करने का काम कौन सी कोशिकाएं करती है? सर्टोली कोशिकाएं। तो ये क्लियर हो चुका है, इन सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, ये इनका काम हो गया। ठीक है भाई, हमारे वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं हैं। इनमें दो प्रकार की मेन कोशिका होती है। एक तो शुक्र जनन कोशिका भी बोल सकते हो आप इनको, शुक्र जनन कोशिका। बाकी का हम बोल रहे हैं इनको नर जर्म सेल, इनको आप शुक्र जनन कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। इनसे तो बनते हैं शुक्राणु, और ये दूसरी प्रकार की कोशिकाएं है, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। एक लास्ट पॉइंट और दोस्तों, दोस्तों जैसे ये रही हमारी, ऐसे समझ लो ये हमारी शुक्र जनन नलिकाएं है। मेरे भाई, ये शुक्र जनन नलिकाएं है। इन नलिकाओं के बीच बीच में, इन नलिकाओं के बीच बीच में, इन नलिकाओं के बीच बीच में एक शब्द और लिख रहा हूं, लीडिंग सेल। एक तीसरी प्रकार की कोशिका है लीडिंग सेल। मेरे भाई, इसको हिंदी में बोलेंगे अंतराली कोशिकाएं। इनको हिंदी में बोलेंगे अंतराली कोशिकाएं। क्या बोल रहा हूं? देखिए, ये जो शुक्र जनन नलिका जो है ना, इसमें तो दो ही प्रकार की कोशिका है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे वृषण में एक तीसरी प्रकार की कोशिका भी है। हमारे वृषण में एक तीसरी प्रकार की कोशिका है जिनको हम लीडिंग सेल बोलते हैं, अंतराली कोशिकाएं बोलते हैं। गुरुजी, इनका कोई काम, बहुत महत्वपूर्ण काम इन अंतराली कोशिकाओं का। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपने सुना होगा पुरुषों का मुख्य हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों का मुख्य हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में पुरुषों के लक्षण देने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो इन लीडिंग कोशिकाओं से ही निकलता है, अंतराली कोशिकाओं से निकलता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो मेरे भाई, सीधी भाषा में
3 प्रकार की कोशिका, 4 शब्द जीवन में याद कर लेना। नंबर 1, हमारे वृषणों में होती है शुक्र जनन नलिकाएं। इनमें होती है आपकी नर जर्म सेल, यहां पे बनते हैं आपके शुक्राणु। इन कोशी नलिकाओं में, इन नलिकाओं में होती है सर्टोली कोशिका, जो कि शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है। और हमारे वृषण के अंदर होती है लीडिंग सेल्स, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, जो कि पुरुषों का मुख्य हार्मोन होता है। हमारे अंदर पुरुषों के लक्षण इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों वीडियो छोटी रखी है, लेकिन अगर फिर भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। शाम को 8 बजे मेरी हमेशा लाइव क्लास होती है यूट्यूब पर, जहां पर मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल करा रहा हूं एसएससी रेलवे वाले बच्चों के लिए। तो जितने भी हमारे भाई हैं वो शाम को 8 बजे मेरी लाइव क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आपको डावरा सर से साइंस पढ़नी है तो मेरे भाई डावरा सर आपको डावरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन पर साइंस का लाइव बैच पढ़ा रहे हैं। और एक बार जाके तो देखना, शायद इतनी अच्छी साइंस, बहुत सारी वीडियो का लॉक खुला हुआ है, वहां पर भरपूर डेमो क्लास ले लीजिए और उसके बाद चाहो तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो आ रही है, बहुत ही जल्दी आ रही है, थोड़ा सा इंतजार करना। थैंक यू।